अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शनल इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और उसमें कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि पैराग्राफ राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप से क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग एंड व्हाट आर द स्टेप्स एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट शुड बी फॉलोड इन पैराग्राफ राइटिंग, तो आप उसको फिर किस तरह से करेंगे। आज के लेसन में आप इसके बारे में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा पैराग्राफ्स के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है और किस तरह से आपने पैराग्राफ को अरेंज करना है और किस तरह से लिखना है कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ और उसके बाद सेकंड, थर्ड, और इस तरह से जब आप कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप माइंड में रखते हैं कि आपके पैराग्राफ्स जो हैं वो आपस में किस तरह कनेक्टेड हों, कि उसमें एक जो है वो प्रॉपर आप जो फर्स्ट पैराग्राफ में बात कर रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में उसी को आप कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं, जो जिससे आप अपनी पैराग्राफ राइटिंग को ज़्यादा अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप पैराग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ पैराग्राफ, या पैराग्राफ क्यों ज़रूरी हैं और क्यों जो है वो सेंटेंसेस को पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। तो पैराग्राफ जो है वो एक कंप्लीट फुल पेज टेक्स्ट होती है जिसमें आप अपने आइडियाज़ को अरेंज करके लिखते हैं। अ फुल पेज ऑफ टेक्स्ट विद नो विजिबल ब्रेक्स इज़ हार्ड टू रीड। अगर आप एक पेज पढ़ रहे हैं और उसमें कोई पैराग्राफिंग नहीं है, यानी कि जैसे आप एक एस्से लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आप उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर सेकंड पैराग्राफ में आप उसकी जो डिटेल्स होती हैं वो बयान करते हैं, जैन हम जो थर्ड पैराग्राफ जो फाइनल आपका पैराग्राफ होता है उसमें आप सम अप करते हैं या कंक्लूजन करते हैं। इसी तरह अगर हम ये देखें, इससे हम ऑपोजिट चले जाएं कि आपको एक पेज दिया जाए जिसमें कोई पैराग्राफिंग ना हो और ऐसे एक बात शुरू से लेकर एंड तक कर दी जाए, तो आपके लिए उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक पेज दिया जाए और उसमें आपको पैराग्राफिंग हुई हुई हो तो आपके लिए उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए इट्स वेरी टफ़ टू हैंडल और टू रीड आ पैराग्राफ जिसमें कोई ख़ास किस्म की ब्रेक्स नहीं होती या उसमें कोई ख़ास किस्म की पैराग्राफिंग नहीं होती, तो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने आइडियाज़ को जब ब्रेकअप करते हैं ग्रुप्स में, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस में, तो उसको हम पैराग्राफ्स कहते हैं। हर पैराग्राफ को, जो भी पैराग्राफ लिखा जाता है उसके अंदर जो भी मेन आइडिया है वो आप फर्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन जो भी आप देना चाहते हैं वो आप फर्स्ट पैराग्राफ में देंगे। फिर उसी पैराग्राफ में जो आपने मेन आइडिया डिस्कस किया है उसको आप बाकी पैराग्राफ्स में फर्दर डिस्कस करते चले जाएंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक टीचर एक टॉपिक देती हैं और कहती हैं कि इस पे आप 200 वर्ड्स के जो हैं वो एक ऐसे लिखें, पैराग्राफ्स जो हैं उसमें आपके प्रॉपर होने चाहिए, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे कि आप जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आप सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन आप उसका देंगे। अगर आपको लगता है कि इसकी कोई डेफिनेशन बनती है तो आप उसकी डेफिनेशन देंगे। जैसे अगर आपको अभी हमने एक असाइनमेंट भी मैंने आपको एक करवाई थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपने की और कुछ स्टूडेंट्स ने कोरोना वायरस पे भी लिखा। तो उसमें आपने देखा कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में किस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, फिर इस तरह से वन बाय वन हमने उसको डिस्कस किया। इसी तरह कोरोना वायरस की जो हमने असाइनमेंट की उसमें भी स्टूडेंट्स ने सबसे पहले उसके डिज़ीज़ के बारे में बताया और फिर उसकी जो हमें एक होप है, एक न्यू जो वैक्सीन्स आ रही हैं और किस तरह से वो एक होप है पूरी दुनिया के लिए, तो उसको हमने डिस्कस किया। तो इसलिए टीचर जब आपको एक पैराग्राफ या एक टॉपिक देती हैं और उसके लिए आपके माइंड में कुछ ख़ास किस्म के स्टेप्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं, जिसमें आप सबसे पहले तो ये है कि आप जो भी पैराग्राफ राइट करेंगे उसमें आपकी वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो भी आप वोकेबलरी यूज़ करेंगे वो अच्छी होनी चाहिए। हर सेंटेंस के अंदर आप जो भी बात करेंगे उसका एक कनेक्शन हो पिछले सेंटेंस के साथ, प्रॉपर लेंथ हो। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। तो स्टेप्स टू राइट अ पैराग्राफ क्या क्या हो सकते हैं कि सबसे पहले आप ओपन योर नोटबुक एंड वर्ड प्रोसेसर। आप जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके बारे में जो भी आप लिखना चाहते हैं
चाहे आप उसको टाइप कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, या आप अपनी उसकी कॉपी में उसको लिख रहे हैं, सबसे पहले आप उसके बारे में जो भी आपने जो आपका पैराग्राफ है उसके बारे में सबसे पहले जो फर्स्ट मेन स्टेप है वो क्या है कि आपने उसके बारे में अपने आइडियाज़ कलेक्ट कर लेने हैं कि मैं इसके बारे में क्या लिखूंगी और मुझे इसके बारे में क्या लिखना है। देन आप अपनी नोटबुक खोलेंगे या आप उसको MS वर्ड में टाइप करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना आइडिया कलेक्ट किया, देन यू नीड टू ओपन योर नोटबुक या फिर आप जहाँ टाइप करना चाहते हैं, देन आप राइट करेंगे टॉपिक। उसके बाद फिर उस टॉपिक के साथ रिलेटेड आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस बनाएंगे। यानी कि अगर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है लिखने के लिए तो सबसे पहले फर्स्ट टू थ्री सेंटेंसेस में आप उसको डिफ़ाइन करेंगे, देन आप उसकी डिटेल बताएंगे और आप उसको सम अप कर देंगे। लेकिन अगर आपको एक कहा जाता है कि 3 से 4 पैराग्राफ्स का एक ऐसे राइट करें तो फिर आप 19 सेंटेंसेस को डिवाइड करके पैराग्राफ्स में चेंज कर देंगे। यानी कि अगर आपको पहले एक पैराग्राफ अगर कहा गया है तो आप उस पर एक पैराग्राफ में फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस में जहां आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसी तरह अगर आपको 3-4 पैराग्राफ्स करने पड़ते हैं तो वो आप फिर एक पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस करेंगे, देन सेकंड पैराग्राफ में आप उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और थर्ड में आप कंक्लूजन करेंगे। आपका जो भी आप लिखेंगे वो क्लियर होना चाहिए। सिंपल सेंटेंसेस बनाएं टू एक्सप्रेस योर मीनिंग्स। नेक्स्ट है फोकस ऑन द आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ। एंड आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एडिशनल वर्ड्स चाहिए और आपको लगता है कि मुझे न्यू वर्ड्स यूज़ करने चाहिए तो उसके लिए आप डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये तो हो गए उसके स्टेप्स। तो स्टेप्स जो है इनको अपनी वर्डिंग में भी चेंज कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने अपना आइडिया लेना है, देन आप उसको नोटबुक पे राइट करेंगे, देन आप टॉपिक लिखेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड आप सेंटेंसेस बनाएंगे और कंक्लूजन का सेंटेंसेस बनाएंगे। आपके सेंटेंसेस सिंपल क्लियर होने चाहिए जो कि आपके मीनिंग्स को एक्सप्रेस करते हों। मेन आइडिया पे फोकस करेंगे आप एंड यू विल यूज़ डिक्शनरी इफ़ यू वांट टू यूज़ एडिशनल वर्ड्स, और या आप नए कुछ वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। सब अब आ जाता है सबसे फर्स्ट स्टेप कि अगर आपने कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट ड्राफ्ट इनटू द फाइनल वन, अगर आपने अपने पैराग्राफ के अंदर जो भी आपने राइट करना है उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है एडिटिंग। एडिटिंग मीन्स कि आप अपने जो भी लिखेंगे आप उसकी आप एक प्रूफ रीडिंग कर लेंगे कि मैंने जो लिखना है उसमें या जो मैंने लिखा है उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, या मैंने जो भी लिखा है क्या मैं अपने टॉपिक से हट तो नहीं रहा या रही। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आप फर्स्ट जो है वो अपने पैराग्राफ को आप चेक करेंगे, उसकी जो मिस्टेक्स हैं उसको आप करेक्ट करेंगे। अब मिस्टेक्स कौन कौन सी बच्चे करते हैं, जो स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं, वो ग्रामर और स्पेलिंग्स की होती है या फिर आपके अंदर जो स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन होती है पैराग्राफ की वो सही नहीं होती। तो इसलिए जब आप फर्स्ट पैराग्राफ राइट कर लें तो आप सबसे पहले अपनी ग्रामर स्पेलिंग्स चेक करें। जैसे अभी आपने मुझे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की असाइनमेंट सबमिट करवाई तो उसमें अक्सर स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट बनाई थी, हालांकि आपने उसको देख के बनाया था, स्टिल उसमें मिस्टेक्स थी जिसको देख के मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। कंजंक्शन के स्पेलिंग में मिस्टेक थी, इंटरजेक्शंस के स्पेलिंग गलत थे और भी बहुत सी मिस्टेक्स जो हैं वो जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती हैं वो भी की हुई थी। तो वो आप अपने पैराग्राफ में चेक करेंगे कि आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स, ग्रामर की मिस्टेक्स। इसके बाद ये आप चेक करेंगे। देन आप अपने ऐसे को, यानी कि अगर आपने ऐसे लिखा है और उसमें जो पैराग्राफ्स बनाए हैं आप उसको रीड करेंगे अगेन, चेक करेंगे। मतलब रीड अगेन मीन्स कि आप उसको देखेंगे कि मैंने इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की। ये वो सब चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स आप अपने FSC FA या मैट्रिक में करते आए हैं। इवन जब आप ने अपना प्राइमरी या मिडिल सेक्शन भी कवर किया था तब से ही स्टूडेंट्स पैराग्राफ राइटिंग कर रहे होते हैं, जिसको हम कॉम्पोजिशन भी कहते हैं या आप क्रिएटिव राइटिंग भी कहते हैं। कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके बारे में अपने आइडियाज़ शेयर करें तो आप उसको पैराग्राफ राइटिंग में लिखते हैं। देखें कि मेक श्योर ईच सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, कि आप जो भी सेंटेंस बनाएं उसमें आप पता चले कि आप कोई एक सब्जेक्ट आप उसमें ज़रूर डालें जो उसके बारे में बात कर रहा उस टॉपिक के बारे में।
सी इफ़ योर सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स एग्री विद ईच अदर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि आप जो भी सब्जेक्ट लगा रहे हैं उसके साथ उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस की जब रिवीजन की थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ फिर हम एस और यस नहीं लगाते, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर उन्होंने जो है सब्जेक्ट प्लूरल शो किया, दे है, यू है, आई है, तो उसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म तो लगती है लेकिन उसके साथ एस सी एस हम नहीं लगाते वर्ब के साथ, तो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें एस लगा रहे होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो ज़रूर होना चाहिए, यानी कि आप जो वर्ब लगाएंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना चाहिए। टेंसेस आपकी सही होने चाहिए और ईच सेंटेंस जो है वो आप मेक सेंस मीन्स, ईच सेंटेंस मेक सेंस मीन हर सेंटेंस जो है वो आइडिया प्रॉपरली कन्वे कर रहा हो टॉपिक से रिलेटेड। स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप अपने पैराग्राफ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। आप ये देखें कि आपका जो सेंटेंसेस हैं क्या वो सपोर्ट करते हैं मेन आइडिया को। उसके बाद आप ये भी देखें कि क्या आपके जो सेंटेंस हैं वो क्या क्लोजिंग सेंटेंसेस हैं, मतलब आप अगर एक सेंटेंस ख़त्म करते हैं तो उसके आगे जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसमें बात क्या कंप्लीट हो रही है। कि आप जैसे अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ डिस्कस किया था कि एक सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट या एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ज़रूर लगाया जाता है। वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ इसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स ही लगते हैं और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया जाता है। तो पैराग्राफ राइटिंग में आपके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया या सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप अपना मेन आइडिया चेक करें और उसी पर फोकस रखें और ये भी देखें कि क्या आपने फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट किया वो इंटरेस्टिंग है, कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या हमें इतना मज़ा आ रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने में। तो ये चीज़ें जो हैं आपको राइट करते हुए फोकस करनी चाहिए। तो पैराग्राफ्स की कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले क्या होती हैं डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ। डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ्स बहुत इजी, ऐसे पैराग्राफ्स जो कि किसी ख़ास एक पर्सन के बारे में, किसी प्लेस या थिंग के बारे में लिखे जाते हों। जैसे अगर आपको मैं कहती हूँ कि कायदे आज़म के बारे में लिखें तो आप उसमें ज़्यादा तो ज़ाहिर है उस कायदे आज़म की लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर आपको लाहौर के बारे में कहा जाता है या किसी भी चीज़ के बारे में आपको कहा जाता है तो उस पर जो पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं उनको डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ्स कहा जाता है। इसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्टिंग पैराग्राफ्स भी लिखे जाते हैं कि आपको दो जो है वो पर्सनैलिटीज़ दी जाती हैं या आपको दो डिफरेंट जो है वो पर्सनस के बारे में कहा जाता है कि इनके दरमियान कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करें। तो ये भी पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें आप टू और मोर पर्सनस या चीज़ों के बारे में या आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको एक कंट्रास्टिंग पैराग्राफ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोरोना वायरस एंड द अदर वायरसेस, आप कोई भी एक वायरस और डिफरेंट ले सकते हैं। इन्फ्लुएंज़ा आप ले लें क्योंकि फ़्लू भी आपको पता है एक वायरल डिज़ीज़ होती है जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे से लगती है और ये भी एलर्जी टाइप ही एक डिज़ीज़ होती है, लेकिन ये इतनी डेंजरस नहीं है। तो जब आप इसका कंट्रास्ट करते हैं तो आप कोरोना वायरस के जो भी सिम्टम्स हैं उसके साथ आप फ़्लू जो है उसके भी सिम्टम्स आप बताते हैं कि कोरोना वायरस में फ़ीवर होता है, फ़्लू में फ़ीवर के कम चांसेस देखे जाते हैं, ये क्योरेबल है, ये मतलब ये इस तरह की चीज़ें आप, इसकी वैक्सीन अवेलेबल, इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ें आप डिस्कस करते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ में। देन सीक्वेंस पैराग्राफ्स। सीक्वेंस पैराग्राफ्स मीन्स कि ऐसे पैराग्राफ जिसके अंदर आप कोई एक इवेंट डिस्क्राइब करते हैं फिर उसी इवेंट से रिलेटेड अगले सीक्वेंस में इवेंट्स को डिस्कस करते चले जाते हैं। यानी कि एक इवेंट हुआ और उसके बाद फिर उस इवेंट की वजह से कौन कौन से इश्यूज़ होते चले गए। जैसे आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप उसमें फिर सीक्वेंस पैराग्राफ लिखेंगे कि इस तरह से ऐसे और ऐसे। या फिर आप ये देखना या फिर आप अगर आपको टॉपिक दिया जाता है कि जो है वो पाकिस्तान के बारे में आपको टॉपिक दिया जाता है कि 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे
उससे पहले जो भी पाकिस्तान किस तरह से बना और उसमें किस किस की अचीवमेंट्स हैं, सर सैयद अहमद ख़ान की क्या अचीवमेंट्स हैं, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, तो ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं इनके बारे में आप सीक्वेंस में पैराग्राफ्स राइट करेंगे। देन आ जाते हैं चॉइस पैराग्राफ, जिसके अंदर आप को चॉइस करनी होती है कि आप किस चीज़ के बारे में लिखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, आइडिया है, एक्शन है, इसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि टीचर आपको टॉपिक्स प्रोवाइड कर देती है जिसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इसमें कौन सा आइडिया, कौन सा ऑब्जेक्ट है या कोई एक्शन है, उस पर आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप उस पर पैराग्राफ्स राइट करें। देन कम्स एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ। इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन बतानी होती है कि ये चीज़ कैसे हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इसके अंदर एक नरेशन होती है, एक डिस्कशन होती है, आप एक्सप्लेनेशन करते हैं जिसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं कि सर्टन इवेंट्स में क्या आपने कैसे फेस किया, और आपके लाइफ से रिलेटेड जो पैराग्राफ्स या फिर आपके लाइफ से रिलेटेड जो ऐसे राइटिंग हो सकती है या कंपोजिशन हो सकती है, वो एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ्स कहलाते हैं। देन कम्स एवेल्यूएशन पैराग्राफ्स। इसके अंदर आप जजमेंट्स करते हैं, इसमें आप एक क्रिटिक होते हैं जिसमें आप किसी भी पर्सन के बारे में, किसी आइडिया के बारे में या कोई पॉसिबल एक्शंस हैं उनके बारे में अपनी व्यूज़ देते नज़र आते हैं कि आप बताते हैं कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है और क्या जो है वो चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। जैसे आपको अगर एक टॉपिक दिया जाता है कि व्हाट कैन बी द स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन द स्कूल्स, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल्स में इस तरह के जो है वो बच्चों को एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाया जाता है। तो आपको फिर आप इसके अंदर इवेल्युएट करके बताएंगे कि कैसे ये चीज़ें बेहतर हैं और कैसे ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से ये मेथड कैसे बेहतर है। अब आ जाता है हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ राइट करने के लिए सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इंट्रोडक्शन। ये मैंने आपको बार बार बताया, असाइनमेंट जब आप बना भी रहे थे, मैंने आपको यूनिवर्सिटी में भी इसके बारे में गाइड किया था कि सबसे मेन चीज़ होती है ओपनिंग। ओपनिंग मीन इंट्रोडक्शन, कि फ़र्स्ट पैराग्राफ में आपने इंट्रोड्यूस करवाना होता है कि आपका टॉपिक क्या है। इसमें आप इधर उधर की बातें करने की बजाय अगर आप मेन टॉपिक पे आ जाते हैं तो आपका जो असाइनमेंट है या आपका जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो रीडर है या जो पढ़ने वाला है उसको आइडिया हो जाता है कि आप क्या लिख रहे हैं और आगे आप कैसे आगे क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, डोंट ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन वन स्टेट, डोंट ट्राई टू हार्ड टू कैप्चर रीडर इंटरेस्ट, डोंट साइट द डिक्शनरी, इग्नोर योर हाई स्कूल टीचर। मीन कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपकी अपनी चॉइस है कि उसमें आप ऐसा इंट्रोडक्शन क्या लिखना चाहते हैं। आप ये नहीं देखें कि मैं बहुत ही टफ़ किस्म की वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ करूँगा और मैं ये और ये, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपना जो मेन आपका आइडिया है उसको आप इंट्रोड्यूस करवाएं फर्स्ट पैराग्राफ में। देन सेकंड पैराग्राफ जो आपका होता है वो एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ होता है, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, जिसके अंदर आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि आपने जो अगर आपने एक टॉपिक स्टार्ट किया है और आपको दिया गया है एक टॉपिक किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे अगर आपको एक टॉपिक दिया गया है कि आप इस पे ऐसे लिखें। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट कोरोना वायरस की सबमिट करवाई हैं, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी थी और कुछ मिस्टेक्स भी थी। तो सबसे पहले अगर आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपका एक ऐसे आ जाता है कि माय हॉबी, तो आप सबसे पहले हॉबी के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय हॉबी, और कैसे लोग डिफरेंट किस्म की हॉबीज़ को जो है वो अपनी लाइफ में पसंद करते हैं और किस किस्म कौन कौन सी जो हैं वो हॉबीज़ हो सकती हैं। ये सब चीज़ें आपकी ओपनिंग पैराग्राफ में आएंगी। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में आप बताएंगे कि आपकी फ़ेवरेट हॉबी क्या है और आपने उसको क्यों जो है वो सिलेक्ट किया और आपको उसमें क्या इंटरेस्ट है। ये आप एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में, एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में बताएंगे। उसके बाद फिर आप एक्सप्लोरिंग सेंटेंसेस में आप एक्सप्लोर करते चले जाएंगे कि आपने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। इसके अंदर जो है वो आपको जो टॉपिक दिया गया है या आपको किसी के बारे में भी राइट करने के लिए दिया गया है, तो इसके अंदर आप उसकी डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे।
देन एविडेंस सेंटेंसेस का मतलब ये है कि आप इसके अंदर कोई कोटेशन डाल सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट जो है वो रिमार्क्स डाल सकते हैं किसी राइटर के, किसी ऑथर के, कोई पोइट्री आप उसकी वर्सेस डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये आप अपने पैराग्राफ्स में डाल के उसको ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस कैसे दी जाती हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है कोट फ्रॉम अ टेक्स्ट। आपको कोई एक टेक्स्ट याद है, जैसे कुछ ख़ास किस्म के प्रोवर्ब्स होते हैं जो कि आपको याद होते हैं, जैसे टिट फॉर टैट, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर इस तरह की चीज़ें आपको याद हैं और आप वो लिख रहे हैं, जैसे अगर आप कोरोना वायरस के बारे में ही लिख रहे हैं और उसमें आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन प्रोवर्ब जो है सूट करता है, तो आप वो उसके अंदर कोट कर सकते हैं। इससे आपका जो पैराग्राफ होता है उसकी जो डिमांड है, या आप कह लें कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है उस स्टूडेंट से जिसने कोई कोटेशन या कोई प्रोवर्ब इसके अंदर नहीं लिखा। क्योंकि कोटेशन एंड इलस्ट्रेशन इसलिए दी जाती हैं क्योंकि आप अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं कि मैं ये अगर किसी बेस पर ये बात कर रहा या कर रही हूँ तो उसके पीछे ये वाक़ई ही प्रोवर्बल सेइंग है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, कि इंसान ने अपनी लाइफ में हर जगह हर मकाम पर नई नई इन्वेंशंस की हैं और इसी वजह से इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है, क्योंकि वो एफ़र्ट करता रहता है। तो इसी वजह से जो एफ़र्ट की वजह से जो है ना ये जो वैक्सीन्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं और ये जो डिजीज़ हैं इनके जो क्योर्स और इस तरह के ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, इसके पीछे यही चीज़ है। तो ये आप इस तरह से कोई भी एक कोटेशन, कोई भी प्रोवर्ब, कोई भी वर्स, कोई भी हदीस आपको आती है, कुछ भी आता है वो आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं। पैराफ्रेज फ्रॉम अ टेक्स्ट। अगर आपने कोई एक टेक्स्ट पढ़ी है और आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी है और वो मैं लिखूँगी तो मेरा जो है वो पैराग्राफ कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप उसकी पैराफ्रेज कर सकते हैं। पैराफ्रेज मीन्स कि आप उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख सकते हैं। यानी कि जैसे अगर आपने एक टेक्स्ट पढ़ी है और वो बहुत बड़ी है और वो किसी भी ऑथर की है, तो आप उस ऑथर का नेम लिखेंगे और साथ ही आप उस टेक्स्ट को जो है वो अपनी वर्डिंग में इजी करके पैराफ्रेज कर देंगे। देन आ जाता है लॉजिकल एनालिसिस। लॉजिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ भी लिखा है, तब आप जिस भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं उसके ऊपर आप लॉजिकली कन्विंस करेंगे रीडर को कि आप कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहे, कोई फैलासीज, कोई मजाक या कोई सपनों की और जो मन गढ़ंत बातें नहीं हैं। आपको अगर एक टॉपिक दिया गया है और उस पर आप पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर लॉजिकल या उसके अंदर लॉजिक लाने के लिए आपको रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ कोटेशंस, रियल लाइफ जो हैं वो एग्जांपल्स देनी चाहिए। इससे आपका जो ऐसे है या आपका जो पैराग्राफ है वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। प्रोवाइडिंग द एविडेंस इज़ नॉट इनफ, स्पेशली व्हेन योर एविडेंस इज़ अ कोड। यू नीड टू एनालाइज द एविडेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर व्हाई इट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। सिर्फ आपने एक कोट लिख ली, उसकी है इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप उस कोट को अगर आप थोड़ा सा सर्च करें कि ये लिखा किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, और अगर आप उसकी थोड़ी डिटेल भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो उससे आपकी जो पैराग्राफ है उसके अंदर एक ज़्यादा अच्छे प्रॉपर लॉजिकल एनालिसिस देखने में नज़र आते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को नेम्स नहीं याद होते तो वो कहते हैं कि अ फेमस सेइंग इज़, और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जैसे उनको नेम याद होता है और बाकायदा नेम लिख के और कहते हैं कि दिस पर्सन, या जो भी ऐसे अगर उनको कोई नेम याद है तो वो उसके साथ अगर लिख देते हैं सेज़। जैसे अगर आपको कोई कायद आज़म का या अल्लामा इकबाल की कोई कोटेशन याद है तो आप इस तरह से लिख देते हैं। या कोई फॉरेनर आपको पोइट की कोटेशन आती है या कोई आपको राइटर की अगर आपको कोटेशन आती है और आप उसके नाम के साथ लिखते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा हो जाती है। देन सिंथेसिस सेंटेंसेस मीन कि आपका जो भी सेंटेंसेस हैं उसमें एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए कि आपने जो भी पीछे लिखा है
आपका जो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होंगे, यानी कि कंक्लूडिंग जो आपका पैराग्राफ होगा वो बताएगा कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, कि नाउ व्हाट मीन्स कि आपके जो भी सेंटेंसेस नेक्स्ट होंगे वो रिलेशनशिप शो कर रहे हो पिछले सेंटेंसेस के साथ। इसको सिंथेसिस सेंटेंसेस कहा जाता है। कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपका सेकंड पैराग्राफ पढ़ने का खुद ब खुद ही दिल करे कि आप ये देखें कि मुझे सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है और क्या पढ़ना है। मीन्स कि आप को खुद ही आइडिया हो जाए कि सेकंड पैराग्राफ में ये मुझे करना चाहिए, ये मैं कर सकती हूँ। यानी कि आप को अगर एक टॉपिक दिया जाता है और वो टॉपिक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको वो पेपर में या अपने एग्ज़ाम्स में राइट करना है, तो आप उसको इस तरह से उसका एक स्केच बनाएंगे, उसको इस तरह से तरतीब देंगे कि मुझे पहले पैराग्राफ के जो भी मुझे टॉपिक दिया गया है, मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्शन देना है। देन मैं सेकंड पैराग्राफ में उसी जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर जो उसकी डिटेल है वो डिस्कस करूँगी। देन मैं थर्ड पैराग्राफ में उसका एनालिसिस करूँगी और फोर्थ पैराग्राफ में मैं उसको सम अप या एंड कर दूँगी या कर दूँगा। तो इस तरह से आपका जो है वो एक प्रॉपर पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, यानी कि आपने इंट्रोडक्शन दिया है कि माय हॉबी के हॉबी क्या होती हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपने बताया कि माय हॉबी, माय फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, आई लव टू रीड दिस एंड काइंड ऑफ बुक्स। देन आप बुक्स के रिलेटेड एक कोटेशन दे देते हैं कि बुक्स पढ़ना जो है वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। और उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ आपका है उसके अंदर आप कोई भी एक बुक की एग्ज़ाम्पल दे देते हैं कि मैंने ये लेटेस्ट बुक पढ़ी और इसमें मुझे ये फ़ायदा हुआ और ये इसके बारे में बताती है और इसके बारे में, और उसका आप एक अच्छा सा एक एनालिसिस करते हैं। देन आप उसका सम अप करते हैं, तो आपका वो पैराग्राफ बाकी स्टूडेंट्स के पैराग्राफ से बहुत अच्छा होगा और उसके अंदर एक प्रॉपर लॉजिक नज़र आएगी कि आपने वाकई ही अपनी जो हॉबी है उसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो इसीलिए आप जो भी पैराग्राफ लिखें या जो भी ऐसे लिखें जो आपको पेपर में अगर आता है उसको सम अप ज़रूर करें। इंट्रोडक्शन एंड देन सम अप ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर एक एग्ज़ामिनर एक क्वेश्चन चेक कर रहा है या एक ऐसे चेक कर रहा है और उसके फर्स्ट पैराग्राफ में ही प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं है तो वो एक अच्छा इमेज नहीं जाता। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन है और फिर उसके बाद आप उसको लॉजिक वे में आगे लेके चलते हैं और उसको प्रॉपर सम अप करते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा जो है वो इम्पैक्ट जाता है। सो ये आज कुछ स्टेप्स थे जो कि हमने पैराग्राफ राइटिंग के किए हैं। इनको आप अच्छी तरह रीड करेंगे, इनको नोट करेंगे और इसी से जो है वो आप इसको प्रैक्टिस करके आप मुझे बताएंगे कि कल तक कि आपने इसको रिवाइज़ कर लिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब आप बताएंगे कि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं या अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उसका आंसर दूंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो मैं आपको फिर एक टॉपिक दूंगी, उस पर आपको 1 पैराग्राफ राइट करना होगा, वो आप मुझे चेक करवाएंगे। देन मैं आपको फिर एक और टॉपिक दूंगी, उस पर आप 3 पैराग्राफ्स राइट करेंगे और जो आप 1 पैराग्राफ राइट करेंगे उसके अंदर आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन फर्स्ट 2 लाइंस में देंगे। नेक्स्ट 2-3 लाइंस में आप उसका एनालिसिस करेंगे एंड देन लास्ट 1-2 लाइंस में आप उसको सम अप करेंगे। तो कल तक आपने इसको रीड करना है प्रॉपरली और इसको रीड करके प्रॉपरली आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ीडबैक देना है कि आपको इसमें अगर कोई इशू है, कुछ पूछना है तो। और इसके बाद आपको मैं टॉपिक असाइन करूँगी, उस पर आप 1 पैराग्राफ राइट करेंगे और वो आप मुझे सबमिट करवाएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।